कहते हैं कि भारतीय स्टॉक मार्केट में करोड़पति वो भीड़ को फॉलो करके नहीं बनते, वो डेटा को फॉलो करके बनते हैं। बिल्कुल। लेकिन सच कहूं तो ये बात सुनने में जितनी आसान है ना, करने में उतनी मुश्किल है। हाँ, करने में उतनी ही मुश्किल है। मतलब हर तरफ इतना शोर है कि डेटा की आवाज वो सुनाई नहीं देती। बिल्कुल सही कहा। और इसी शोर में से मतलब संगीत को कैसे निकालना है, ये समझने के लिए आज हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। कौन सा? सौरभ मुखर्जी की किताब डायमंड्स इन द डस्ट। अच्छा। इसका तो नाम ही सब कुछ बता देता है, धूल में छिपे हुए हीरे। हाँ, और आज का अपना मिशन भी वो बिल्कुल सीधा है। हमारे श्रोता ने जो स्रोत भेजे हैं, हम उनके आधार पर यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि बाजार के जबरदस्त शोर शराबे में से काम की आवाज और फालतू के हल्ले को अलग अलग कैसे करें, मतलब असली मौके छिपे कहाँ हैं। तो चलिए इस खोज पर निकलते हैं। किताब की शुरुआत ही एक बहुत ही मजेदार तुलना से होती है। अच्छा। सोचिए कि स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ी भीड़ भाड़ वाली सब्जी मंडी है। हाँ, ये मजेदार है। मैं कल्पना कर सकता हूँ। मतलब जैसे आप मंडी में घसते हैं, हाँ। चारों तरफ से आवाजें। बिल्कुल, आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। और वो आवाजें कैसी हैं? कोई चिल्ला रहा है ये ले लो कल डबल हो जाएगा। हाँ। कोई दूसरा कह रहा है वो बेच दो डूबने वाला है। तीसरा तो वो 10% रिटर्न की गारंटी भी दे रहा है। और फोन पर तो लगातार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान बरसता ही रहता है। बिल्कुल, टीवी पर एक्सपर्ट्स चीख कर टिप्स दे रहे हैं। मतलब एक पूरा कोलाहल है। हाँ, और इस शोर में हम खो जाते हैं। हमें लगता है कि जो सबसे जोर से चिल्ला रहा है वही सबसे सही सौदा बता रहा है। हाँ, लेकिन किताब हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है। असली सौदे वो उस शोर में नहीं होते। बिल्कुल नहीं। असली सौदे तो उस मंडी के किसी शांत कोने में उस दुकान पर होते हैं जो ज्यादा हल्ला नहीं मचाती, लेकिन जिसका माल पिछले 50 साल से सबसे अच्छा रहा है। वो दुकानदार जो अपने ग्राहकों को जानता है, उन्हें अच्छी क्वालिटी देता है और एक भरोसा बनाता है। अच्छा। स्टॉक मार्केट के असली हीरे भी वो वैसी ही कंपनियां हैं। वो अपनी परफॉर्मेंस से चमकती हैं, मार्केटिंग के शोर से नहीं। मतलब मजबूत मुनाफा, अच्छी नीयत और लगातार ग्रोथ। हाँ, वो नतीजे देती हैं, हेडलाइंस नहीं। तो मतलब पहला कदम ही ये है कि हम इस शोर और चमक धमक के बीच का फर्क समझें। हाँ। लेकिन यहीं पर एक और बड़ा जाल है। ज्यादातर लोग, खासकर जो नए निवेशक हैं, वो शेयर की कीमत देखकर फैसला करते हैं। हाँ। उन्हें लगता है 50 रुपए का शेयर 500 रुपए के शेयर से सस्ता है। और यहीं पर इस किताब का सबसे शक्तिशाली विचार सामने आता है। स्रोत कहता है कि किसी कंपनी का असली हीरा उसकी कीमत में नहीं बल्कि उसके अंदर छिपा है। अंदर? मतलब उसके नंबर्स में, उसके मैनेजमेंट की क्वालिटी में और सबसे जरूरी उसके कैपिटल एलोकेशन में। एक मिनट, कैपिटल एलोकेशन, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? हाँ बिल्कुल, देखिए इसका मतलब बहुत सीधा है। कंपनी अपने कमाए हुए मुनाफे का करती क्या है। अच्छा। सोचिए आपकी एक दुकान है, जो भी मुनाफा हुआ क्या आप उसे वापस दुकान में लगाकर उसे बड़ा बना रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, या उस पैसे से अपने लिए एक चमचमाती गाड़ी खरीद रहे हैं। समझ गया। कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट यही कहानी बताता है। वो पैसों का एक ऐसा हिसाब है जो झूठ नहीं बोल सकता। कीमत तो सिर्फ एक परछाई है, असली चीज कंपनी की बुनियाद है। और आज हम इसी बुनियाद को खोदकर हीरे निकालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। किताब का जो पहला सबक है उसने मुझे सच में चौंका दिया। हम हमेशा सोचते हैं कि बड़ा प्रॉफिट कैसे कमाएं, लेकिन किताब कहती है कि पहले ये सीखो कि पैसा डुबाने से कैसे बचा जाए। हाँ। पहला नियम है, फ्रॉड से बचना ही प्रॉफिट बनाना है। ये तो पूरा नजरिया ही पलट देता है। ये सबसे बुनियादी और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला नियम है। सही। निवेशक अपना सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट क्रैश को मानते हैं। उन्हें डर लगता है कि बाजार गिर जाएगा। हाँ। लेकिन स्रोत हमें बताता है कि असली और स्थायी नुकसान बाजार गिरने से नहीं बल्कि एक धोखाधड़ी करने वाली कंपनी चुनने से होता है। मतलब अगर बाजार 50% गिर भी जाए तो अच्छी कंपनियां वो वापस खड़ी हो जाती हैं, शायद पहले से भी मजबूत और। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने किसी चोर कंपनी में पैसा लगाया है तो वो पैसा वापस नहीं आने वाला, चाहे बाजार चांद पर ही क्यों ना पहुंच जाए। एकदम सही। इसलिए किताब का पहला फिल्टर है अवॉइड द क्रुक्स, यानी धोखेबाजों से बचो। लेकिन सवाल वही है, उन्हें पहचाने कैसे? कोई भी कंपनी अपने माथे पर चोर लिखकर तो नहीं घूमती। हर कोई अपनी कंपनी को अगला गूगल ही बताता है। तो इसका एक बहुत मजबूत संकेत वही है जिसकी हमने अभी बात की, कैपिटल एलोकेशन। अच्छा। आप बस ये देखिए कि कंपनी अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रही है।
क्या वो उस पैसे को रिसर्च और डेवलपमेंट में लगा रही है, अपनी फैक्ट्री को बेहतर बना रही है, या फिर कंपनी का मालिक उस पैसे से विदेशों में आलीशान घर खरीद रहा है, और पर्सनल जेट उड़ा रहा है। हाँ, या बॉलीवुड पार्टियों पे खर्च कर रहा है। कंपनी का कैश फ्लो साफ साफ बता देता है कि मैनेजमेंट की नीयत क्या है। मतलब पैसा बिजनेस में वापस जा रहा है या मालिक की जेब में। बिल्कुल, अगर पैसा सही जगह नहीं लग रहा तो वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। तो ठीक है, एक बार जब हम धोखेबाजों से बच गए, अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित कर लिया, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है अच्छी कंपनियां ढूंढना। हाँ, किताब उन्हें साफ सुथरी कंपनियां कहती है और एक बहुत दमदार शब्द इस्तेमाल करती है, कंपाउंडिंग मशीन। कंपाउंडिंग मशीन, इस शब्द को पकड़ लीजिए, यही निवेश का सार है। साफ सुथरी कंपनियों की 3 खासियतें होती हैं। पहली, उनका मैनेजमेंट ईमानदार होता है, जिसे हम एथिकल कहते हैं। ठीक है। दूसरी, उन पर कर्ज बहुत कम या ना के बराबर होता है। और तीसरी, उनका कैश फ्लो यानी बिजनेस से आने वाला पैसा वो बहुत मजबूत और लगातार होता है। 1 मिनट, आपने कहा कि कंपनी पर कर्ज कम होना चाहिए, लेकिन आज के जमाने में तो ग्रोथ के लिए कर्ज लेना बहुत आम बात है। सही सवाल है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी लोन लेती हैं। क्या हर तरह का कर्ज बुरा होता है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। और किताब ये नहीं कहती कि कर्ज लेना कोई पाप है। अच्छा, बिजनेस को बढ़ाने के लिए लिया गया समझदारी भरा कर्ज ठीक है, लेकिन जब कोई कंपनी अपनी औकात से ज्यादा कर्ज ले ले और उस कर्ज का इस्तेमाल भी सही जगह ना करे तो वो एक बोझ बन जाता है। तो मतलब कम कर्ज और मजबूत कैश फ्लो वाली कंपनी वो किसी भी आर्थिक तूफान में अपनी नाव को आसानी से चला सकती है। वो दूसरों पर निर्भर नहीं है, वो आत्मनिर्भर है। और जब ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं, मतलब ईमानदार मैनेजमेंट, कम कर्ज और मजबूत कैश फ्लो, तब क्या होता है? तब वो होता है जिसे आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग का जादू? हाँ, जब एक अच्छी कंपनी लगातार मुनाफा कमाती है और उस मुनाफे को वापस अपने बिजनेस में लगाती है, तो उसका मुनाफा मुनाफे पर मुनाफा कमाता है। स्नोबॉल इफेक्ट की तरह। बिल्कुल, ये स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है। एक छोटा सा बर्फ का गोला जब पहाड़ से लुढ़कना शुरू करता है तो वो अपने साथ और बर्फ लपेटता जाता है और नीचे पहुंचते पहुंचते एक विशाल गोला बन जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी शर्त है जो हम अक्सर भूल जाते हैं, वक्त। हाँ, स्नोबॉल को बड़ा होने के लिए एक लंबा पहाड़ चाहिए। और यहीं पर किताब का सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे मुश्किल सबक आता है। क्या है वो? स्रोत में एक बेहतरीन लाइन है, कंपाउंडिंग हैपन्स साइलेंटली। मतलब ये प्रक्रिया चुपचाप होती है? हाँ, बिना किसी शोर शराबे के। हमें शोर की आदत है और कंपाउंडिंग खामोशी से काम करती है। आज लगाया गया पैसा कल 2 गुना नहीं होता, लेकिन 10-15 साल में वो 10, 20 या 50 गुना भी हो सकता है। और इस खामोशी को सहने के लिए ही हमें अपने सबसे बड़े हथियार की जरूरत पड़ती है, जो कि है धैर्य। किताब का तीसरा सबक यही है, पेशेंस इज द रियल एज। बाजार में आपकी असली ताकत आपका धैर्य है, आपकी तेजी नहीं। बिल्कुल, स्टॉक मार्केट एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, फास्ट फूड, इंस्टेंट मैसेजिंग। और वैसे ही इंस्टेंट रिटर्न। हाँ, इंस्टेंट रिटर्न। लेकिन वेल्थ क्रिएशन यानी संपत्ति बनाना एक धीमी प्रक्रिया है। ये एक पेड़ लगाने जैसा है। अच्छा उदाहरण है। आप आज बीज बोते हैं, उसे पानी देते हैं और फिर सालों तक इंतजार करते हैं, तब जाकर वो एक विशाल पेड़ बनता है और फल देता है। धैर्य रखना सच में बहुत मुश्किल है, खासकर जब आपके आसपास हर कोई रोज पैसा बनाने की बात कर रहा हो। हाँ। आपका कोई दोस्त फोन करके बताता है कि उसने 1 हफ्ते में 30% कमा लिया। न्यूज पर रोज एक नया मल्टी बैगर स्टॉक आता है और हमें लगने लगता है कि हम कोई बहुत बड़ी ट्रेन मिस कर रहे हैं। इसी को फोमो कहते हैं, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, फोमो। और यही वो भावनात्मक जाल है जिसमें 99% निवेशक फंस जाते हैं। तो धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं हुआ? नहीं, इसका मतलब है अपनी रिसर्च पर भरोसा करना और बाजार के रोज के उतार चढ़ाव से न घबराना। अगर आपने एक अच्छी साफ सुथरी कंपाउंडिंग मशीन में निवेश किया है तो उसे अपना काम करने का समय देना होगा। बिल्कुल, उसे अपना काम करने का समय देना ही सबसे समझदारी वाला काम है। शोर पर ध्यान मत दीजिए, मशीन को अपना काम करने दीजिए। ठीक है, तो अगर हम धोखेबाजों से बच गए और एक अच्छी कंपाउंडिंग मशीन में धैर्य के साथ बैठ भी रहे, तब भी एक जाल है जिसमें निवेशक अक्सर फंसते हैं। कौन सा जाल? वो जाल है सस्ता दिखने का लालच। हमें लगता है कि हमने कोई ऐसा खजाना ढूंढ लिया है जो बाकी लोगों को नहीं दिखा। हाँ, और यहीं पर किताब हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाती है जो उसका चौथा सबक है। क्या?
क्वालिटी हमेशा डिस्काउंट पर नहीं मिलेगी। अगर हम अपनी मंडी वाले उदाहरण पर वापस जाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उस ठेले पर भीड़ लगा रहे हैं जहां सब कुछ 50 रुपए में का बोर्ड लगा है। बिल्कुल। और हम उस भरोसेमंद दुकान को नजरअंदाज कर रहे हैं जो शायद थोड़ी महंगी है पर जिसका माल सालों से A1 रहा है। किताब में एक बहुत सीधी और असरदार लाइन है, कई बार सस्ता वही होता है जो खराब हो चुका है। मतलब एक निवेशक को कीमत यानी प्राइस और मूल्य यानी वैल्यू के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। हाँ, कीमत वो है जो आप चुकाते हैं और मूल्य वो है जो आपको बदले में मिलता है। सुनने में तो ये बहुत तार्किक लगता है, लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? लाखों लोग रोज कंपनियों के नंबर्स देखते हैं फिर भी गलती कर बैठते हैं। असल में मुश्किल कहाँ आती है? मुश्किल आती है हमारे दिमाग के लालच में। अच्छा, एक 50 रुपए का शेयर जब 100 रुपए का होता है तो वो 100% रिटर्न लगता है, और एक 2000 रुपए का शेयर जब 2500 का होता है तो वो सिर्फ 25% रिटर्न लगता है। हाँ, हम प्रतिशत के खेल में फंस जाते हैं। बिल्कुल। हम ये नहीं देखते कि 50 रुपए का शेयर शायद एक मरती हुई कंपनी का है जिसकी असली कीमत 0 हो सकती है, और 2000 रुपए का शेयर एक ऐसी मजबूत कंपनी का है जिसकी बिजनेस वैल्यू शायद 3000 रुपए की हो। तो असल में सस्ता कौन हुआ? जाहिर है दूसरा वाला। सही। एक सस्ता स्टॉक अक्सर एक पेज, एक जाल होता है, अवसर नहीं। क्वालिटी वाली चीजों के लिए, चाहे वो रोजमर्रा का सामान हो या कंपनियां, आपको सही कीमत चुकानी पड़ती है। वो सब कुछ 50 रुपए में वाले ठेले पर नहीं मिलती। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक सवाल मन में आता है, धोखेबाजों से बचो, अच्छी कंपनियां ढूंढो, धैर्य रखो और क्वालिटी के लिए सही कीमत चुकाओ। अगर ये इतना सीधा है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता? हाँ, क्या ऐसी कंपनियां जिन्हें हम हीरा कह रहे हैं वो आसानी से मिल जाती हैं? इसका जवाब हमें किताब के आखिरी और सबसे सोबरिंग सबक में मिलता है। क्या कहता है वो? आंकड़े बताते हैं कि भारतीय बाजार में 5000 से ज्यादा लिस्टेड कंपनियां हैं। हाँ, लेकिन अगर आप पिछले 10-20 साल का डेटा देखें तो लगातार संपत्ति बनाने वाली, यानी निवेशकों को अमीर बनाने वाली कंपनियां वो सिर्फ 1 से 2% ही हैं। क्या सिर्फ 1-2%? मतलब 5000 में से सिर्फ 50 से 100 कंपनियां? हाँ, ये तो बहुत ही कम है। हाँ, और यही सच्चाई है। डायमंड्स आर रेयर बट दे एग्जिस्ट। हीरे दुर्लभ होते हैं लेकिन वो मौजूद होते हैं। और ये किताब हमें कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देती, ये हमें उसी 1 से 2% कंपनियों को पहचानने की मानसिकता और प्रक्रिया सिखाती है। तो मतलब जो हमने अब तक बात की, धोखाधड़ी से बचने का फिल्टर, साफ सुथरी कंपाउंडिंग मशीन की पहचान, धैर्य रखने का अनुशासन और कीमत की जगह मूल्य पर ध्यान देना, ये सब असल में उन मुट्ठी भर हीरों को खोजने के उपकरण हैं। एकदम सही। ये एक अनुशासित प्रक्रिया है। अगर कोई इन सिद्धांतों का पालन करता है तो वो बाजार के 98% शोर से, उस मंडी के हल्ले से अपने आप बच जाता है, और उसका ध्यान उन चुनिंदा दुकानों पर केंद्रित हो जाता है जो असल में लंबी अवधि में संपत्ति बनाती हैं। तो चलिए आज की इस गहरी खोज का सार निकालते हैं। सौरभ मुखर्जी की किताब डायमंड्स इन द डस्ट के जरिए हमने सीखा कि भारतीय स्टॉक मार्केट की धूल और शोर से बचकर असली संपत्ति के हीरे कैसे खोजे जा सकते हैं। और ये ज्ञान मतलब अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग मायनों में बहुत कीमती है। हाँ, स्रोत के अनुसार अगर कोई बिगिनर है तो ये विचार निवेश के बारे में उसकी पूरी सोच बदल देंगे। वो टिप्स और अफवाहों के पीछे भागने की बजाय कंपनियों की क्वालिटी पर ध्यान देना सीखेगा। ये उन्हें पहले दिन से ही गलत रास्ते पर जाने से बचाएगा। और अगर कोई ट्रेडर है जो रोज खरीद बिक्री के शोर में रहता है तो ये किताब उसे एक सेफ्टी नेट देगी। कैसे? ये उसे उन धोखेबाज कंपनियों से दूर रखेगी जहां पैसा फंसने और शून्य होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। ये उसके ट्रेडिंग के तरीकों को भी बेहतर बना सकती है। और अगर कोई पहले से ही एक इन्वेस्टर है तो ये किताब उसे अपनी संपत्ति को कंपाउंड करने की स्पष्टता देगी। ये उसे बताएगी कि क्यों कुछ अच्छी कंपनियों को सालों तक होल्ड करना जरूरी है और क्यों बाजार की छोटी-मोटी गिरावट से घबराकर अपने हीरोओं को बेच नहीं देना चाहिए। अंत में इस किताब का मुख्य संदेश बहुत साफ है। बाजार के रोजमर्रा के शोर से ऊपर उठो और एक बिजनेस के मालिक की तरह सोचो, शेयर के ट्रेडर की तरह नहीं। कंपनी की बुनियाद को देखो। हाँ, उसके बिजनेस को समझो, उसके मैनेजमेंट को परखो और उसके फाइनेंशियल स्वास्थ्य का विश्लेषण करो।
यह एक ऐसी किताब है, जैसा कि स्रोत भी कहता है, जिसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार पढ़ा जाना चाहिए। 2 बार? हाँ, पहली बार जानने के लिए और दूसरी बार उन विचारों को अपनी आदत में ढालने के लिए। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत को हम एक गहरे सवाल के साथ समाप्त करते हैं। इन विचारों को जानने के बाद असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगला हीरा कैसे खोजा गया। शायद एक ज्यादा गहरा और जरूरी सवाल ये है कि बाजार के बारे में मेरे कौन से पुराने विश्वास असल में सिर्फ शोर हैं, जिन्हें मैंने गलती से एक संकेत